जय श्री कृष्ण। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली अगर आप एक वुमन हो। ये पॉडकास्ट वुमन स्पेशल पॉडकास्ट है और अगर आप शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये आज का पॉडकास्ट ज़रूरी है। पर वीडियो देखने से पहले हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट पे बड़े से बड़े गेस्ट को लेकर के आएँ, उसके लिए हमारा पॉडकास्ट जो हमारा चैनल है वो बड़ा होना चाहिए और उसके लिए सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए। तो आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपके क्वेश्चंस हम आपके बिहाफ पर आप उन गेस्ट से पूछ सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो अब आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। मैम, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए, हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि सिंह है, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और अभी मैं एज ए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट की गायनेकोलॉजी में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले करीब 3-4 साल से। और इसके अलावा मैं एक सच्ची सहेली नाम से एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें मैं एडोलेसेंट हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और मेनोपॉज, बहुत सारे विमेन के डिफरेंट एस्पेक्ट पे और एडोलेसेंट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट पे मैं काम करती हूँ। करीब 7 to 8 स्टेट्स में मैं काम कर रही हूँ पिछले 10 सालों से। मैम, जैसे आपने बोला आप कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि ये है क्या? कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट होता क्या काम करते हैं ये? क्योंकि टर्म ये कोई नई टर्म है, मैंने भी इसके बारे में फर्स्ट टाइम ही सुना है। और तो हम चाहेंगे कि ऑडियंस को समझ में आए, एक थोड़ा सिंपल उसमें वे में आप बताइएगा कि क्या होता है, क्या करते हैं और इसकी नीड किसको होती है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जिसे सुनने में लगता है कि हम सिर्फ ब्यूटिफिकेशन ऑफ मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इसमें हम फंक्शनल एज वेल एज एस्थेटिक दोनों काम करते हैं। जैसे कि मेनोपॉज के बाद हमारा जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े से लैक्स भी हो जाते हैं, लैक ऑफ मतलब उनकी थोड़ा फ्लैसिड नहीं हो जाते हैं, तो उस पर भी काम करते हैं। इसके अलावा जैसे वजाइनल रेजुविनेशन हम लोग करते हैं, वजाइना ड्राई हो जाती है और लिबिडो भी कम हो जाती है, इस पर हम काम करते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन होता है जिसमें कि कफिंग और स्नीजिंग पे यूरिन लीक हो जाता है, जो थोड़ी सी एज वाले होते हैं, तो उस पे भी हम काम करते हैं। इसके अलावा वजाइनल टाइटनिंग है, लेबिया प्लास्टी है, क्लिटोरल हुड रिडक्शन है, वेजिनिस्मस है। बहुत सारे लोगों को आज भी इशू है हाइमन को लेकर, तो वो लोग हाइमेनोप्लास्टी भी कराना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस, तो इट इज मैं इसको बहुत रिकमेंड नहीं करती, बट यस वी आर डूइंग दिस क्योंकि लोग कराना चाहते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर हम लोग करते हैं, इसके अंदर कवर होती हैं। जी, इसके अंदर कवर होती हैं। मैम, एक जैसे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट को अगर हमने जाना है तो हम कैसे चूज कर सकते हैं कि किस कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं? देखो, नॉर्मली सबको नहीं पता होता कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट क्या। नॉर्मली पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट ही रेफर कर देती हैं कि आपको ये काम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट से कराना है। या फिर जैसे अब धीरे धीरे थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोग ये टर्म जानने लगे हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि जैसे मैं खुद अगर काम करती हूँ तो आई वर्क विद अ प्लास्टिक सर्जन, तो दोनों चीज़ों का हम एक कॉम्बिनेशन भी रखते हैं। कई बार जैसे कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे हो सकता है ज़रूरत ना पड़े क्योंकि ये बहुत छोटी सर्जरीज हैं, बट फिर भी हमेशा एक कॉम्बिनेशन में काम करना हमेशा अच्छा रहता है। दूसरा, मुझे लगता है गायनेकोलॉजिस्ट और स्पेशली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट को जज ना करे, उसकी प्रॉब्लम को समझे। उसको ज़्यादातर लोग क्या है, मोरल पॉलिसिंग करने लगते हैं। अच्छा, ये करा ही क्यों था, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तुम तो लड़की हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग ना पहले ही जजमेंटल होते हैं कि उसके कैरेक्टर को जज पहले करना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते। तो मेरे लिहाज से गायनेकोलॉजिस्ट वो अच्छा है जिसके साथ पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, है ना, पेशेंट कंफर्टेबल हो, जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, क्योंकि हर एज की अलग प्रॉब्लम है। मेरी एज में 21 पे प्रॉब्लम अलग हो सकती है, लेकिन आज की 21 ईयर्स की फीमेल की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। तो हम अपने ही पैरामीटर से सबको जज करेंगे तो हम पेशेंट को कंफर्टेबल कभी नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाएगा। हाँ, वो आपके सामने पूरी बात बोल ही नहीं पाएंगे। तो पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स हो या डॉक्टर हो या टीचर हो, जो भी लोग हैं,
हमें ये कुछ पर्दे, अपने कुछ फिल्टर्स हटाने पड़ेंगे, अच्छा बुरा, कैरेक्टर नॉन, मतलब कैरेक्टर का जजमेंट, ये सब। तो हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट को या उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करें, ना कि उसके कैरेक्टर पे फोकस करके उसको मतलब उस हम कहें कि डिस्कम्फर्टेबल, अनकंफर्टेबल कर दें, या उसको ऐसा लगने लगे कि मैं क्यों आई थी। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग नहीं भी जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो मेरा ये मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके साथ पेशेंट कितना कंफर्टेबल है, और अपनी प्रॉब्लम का उसको बेस्ट सोल्यूशन वहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ज़बरदस्ती ऑपरेशन करना भी गलत है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है और आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या मतलब बहुत सारे इफेक्ट बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छा कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट जो है, नॉन जजमेंटल हो, अफोर्डेबल हो, पेशेंट के साथ कंफर्टेबल, पेशेंट जिसके साथ कंफर्टेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, बिल्कुल, है ना, और जिस मतलब जो आपको उसको मतलब ये पता हो कि पेशेंट और उसके बीच में अपनी लिमिटेशन और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन के बीच में एक सही तालमेल वो बना सके। मेरे को लगता है वही बेस्ट डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम, जैसे अभी आपने बताया था कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग जानने लगे हैं इसको, तो बॉलीवुड में जितना मैंने इसके बारे में सर्च किया है, तो बॉलीवुड में ज़्यादा इसका प्रचलन है। तो क्या हमें भी इसकी नीड होती है, या सिर्फ ये एक ट्रेंड की तरह बॉलीवुड तक ही लिमिटेड है? देखो, मैं अगर सोचूं तो हमारी जनरल लाइफ में ना, लड़कियों के एम्पावर होने और लड़कियों के बाहर निकलने, लड़कियों में कॉन्फिडेंटली कुछ चीजों को ऑप्ट करने में बॉलीवुड का बहुत मेजर रोल रहा है। कि अगर बॉलीवुड में शॉर्ट ड्रेसेस पहनी जाने लगी तो घरों में भी धीरे धीरे पहुंच गई, साल लगे लेकिन पहुंच गए। अगर बॉलीवुड में स्ट्रेट बाल आए तो नॉर्मल लोगों ने भी स्ट्रेटनिंग करानी शुरू की। बॉलीवुड में नेल एक्सटेंशन हुआ तो नॉर्मल लोगों तक नेल एक्सटेंशन, तो ट्रेंड बना। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस तो आता है कि जब ये चीजें इतने कंफर्टेबली ये लोग कैरी कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी करके देखें। मतलब इसका मतलब, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड में वही चीज हो रही है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किया जा सकता है। बॉलीवुड वाइव्स में सबसे पहले कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में बात होना शुरू हुआ था, जहां तक मुझे मैंने सुना है। और जितना मुझे याद है कि वजाइनल रेजुविनेशन पे भी बात हो रही थी, ओ शॉर्ट्स पे भी बात हो रही थी कि लिबिडो कैसे इंप्रूव की जाए, ऑर्गेज्म को कैसे एनहांस किया जाए। ऐसी बहुत सी बातें बॉलीवुड वाइव्स से भी शुरू हुई थी, और मुझे अच्छा भी लगा था कि ये बातें, क्योंकि वो भी एक फीमेल है, वो कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री के मतलब दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आप हो, बट आप एक फीमेल हो। फीलिंग और आपकी लाइफ में जो आपके जीने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन आपकी इमोशनल फीलिंग या आपकी लाइफ में जो प्लेजर है वो तो हर किसी के लिए बराबर ही है ना। तो अगर किसी चीज से किसी को खुशी मिल रही है तो वो आपको भी मिल सकती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशन का कोई बहुत बड़ा रोल है कि वो बॉलीवुड में है तो उनको कराना चाहिए और हमको नहीं कराना चाहिए। सुंदर लगना उनको अच्छा लगता है और हमें देखना अच्छा लगता है कि वो सुंदर लग रहे हैं, तो हम भी कराते हैं वो सारी चीजें। इसका ये मतलब नहीं कि हम बॉलीवुड में जाने वाले हैं, बट सामने वाले को देखिए अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो हम करा लेते हैं, हम भी अपने पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेम है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में भी अब लोग बातें करने लगे हैं। क्या बुराई है कि अगर मेनोपॉज के बाद इतनी विजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, इतना डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो, और आपको पीआरपी कराने से, जीएफसी कराने से या लेजर कराने से आपकी वजाइना इंप्रूव होती है, आपको एक यूथफुल वाली फील आती है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बुराई है। भले बॉलीवुड कराए या नहीं कराए, मुझे अच्छा लगता है, मैं करा लूंगी। ठीक है मैम, आपने बात की थी कि जब कोई पेशेंट आता है कराने के लिए, तब उनको कुछ ना कुछ जैसे वो खुलकर बात नहीं कर पाते, तो उसमें मैम कहीं ना कहीं फैमिली का रोल भी आता होगा। कोई पेशेंट आया, उनको जरूरत है, लेकिन फैमिली वालों ने मना कर दिया और वो वहीं से मुड़ गए, ऐसा कभी होता है? दोनों ही तरीके हैं। बहुत सारे पेशेंट वजाइनल टाइटनिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड को लगता है कि उनकी वजाइना जो है उतनी थोड़ी लूज है और उनको वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो वो कई बार वाइफ्स को लेकर आते हैं कि नहीं आप इसको टाइट कर दीजिए। वाइफ को ज्यादा पता नहीं चलता, पर बहुत सारी वाइफ्स ये भी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि वजाइना टाइट होती है, अब तुम भी करा लो। ये भी एक रीजन होता है। दूसरा, अच्छी बात है कि आजकल लड़कियों ने अपनी लाइफ में, अपनी सेक्सुअल लाइफ पे भी अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी लड़कियां आजकल अपनी सेक्सुअल लाइफ पे अपना कंट्रोल रखती है, और उनको भी पता है कि प्लेजर मुझे मतलब ये सिर्फ एक पार्टनर का प्लेजर नहीं है, ये दोनों का प्लेजर है। तो वो लोग, ऐसी भी लड़कियां हैं जो उनका लाइफ में पूरा कंट्रोल है, जो अपने हस्बैंड को कन्विंस भी कर लेती हैं। ऐसी भी लड़कियां जो आती ही हस्बैंड की वजह से, और ऐसी भी लड़कियां हैं जो पेरेंट्स और हस्बैंड या फैमिली के डर से मन में सोचती हैं पर कभी पहुंच नहीं पाती। फोन करेंगी, बात करेंगी, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे जब उनसे पूछा जाएगा
कि डॉक्टर के पास क्यों गए थे, क्या कराया था। गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करने से या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी को स्पेशली विजिट करने से उनको इस तरह से जज किया जाएगा और उनको बैड गर्ल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो पर मुझे लगता है कि एक दिन ये होगा और लोग आने लगेंगे। जितना मैंने इसके बारे में और सर्च किया, इसमें वेजाइनाप्लास्टी होती है, तो क्या इसमें सर्जरी, क्योंकि प्लास्टिक अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर्जरी से जुड़ा होगा, तो क्या ये सर्जरी के थ्रू होता है? देखो, वेजाइनोप्लास्टी का मतलब कि कोई भी चीज अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो उसमें सर्जरी आती है, क्योंकि प्लास्टिक में हम उसको बना रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगह पे वेजाइनोप्लास्टी नॉर्मली भी करनी पड़ती है, एनाटॉमिकली वजाइना बनी ही नहीं है, यूट्रस और वो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एनाटॉमिकली वजाइना मिसिंग होती है, तो सॉलिड होती है वजाइना, तो हमें वजाइनाप्लास्टी करके वजाइना को रिक्रिएट करना पड़ता है ना। किसी को बर्न से, किसी को एसिड इंजरी से, किसी को और किसी इंजरी से वजाइना खराब हो जाती है, तो उसको भी हमें रिक्रिएट करना पड़ता है, वजाइनाप्लास्टी करनी पड़ती है। तो इससे बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। किसी में म्यूटिलेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन करते हैं, बहुत सारी जगह बचपन में कभी किया होगा, उसमें भी वजाइनाप्लास्टी क्रिएट कई बार करना पड़ता है। तो इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फैशन के लिए किया जाएगा, हमें ये जरूरत के लिए भी करना होगा, तो वजाइनाप्लास्टी करनी पड़ती है। आफ्टर कैंसर कई बार नीचे से रेडियोथेरेपी करते हैं तो भी वजाइना खराब हो जाती है, तो भी कई बार वजाइनाप्लास्टी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण, तो नॉर्मली वजाइनाप्लास्टी में सर्जरी की जाती है। इसके अलावा वजाइना टाइटनिंग एक वर्ड है, वजाइनल रेजुविनेशन एक वर्ड है, पर अगर हम प्लास्टिक की बात करें दैट इज सर्जरी। आपने 2-3 बार वजाइनल टाइटनिंग की बात की है, क्या जरूरी होता है और क्यों जरूरी होता है? अगर नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं होता, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता। देखो, दो चीजें हैं जरूरत में ना, जैसे नीड और वांट की बात हम करते हैं ना, तो वो मैंडेटरी नहीं है कि आपकी वजाइना टाइट ही होनी चाहिए। आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल है, इट्स ओके। हाँ, अगर ऐसा है कि वजाइना किसी, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली बहुत सारा पहले होता था कि घर में होम डिलीवरीज होती थी, और आफ्टर डिलीवरी जो है वजाइना काफी ज्यादा उसमें टीयर हो जाता था, और कोई सर्जरी नहीं होती थी, कोई एपिजोटमी नहीं लगती थी, तो क्या होता था, वजाइना कभी रिकंस्ट्रक्ट ही नहीं होती थी। तो ऐसे में वजाइना इतनी ज्यादा लूज होती थी कि वो वाकई प्रॉब्लम का कारण थी। तो उसमें हमें वजाइनल टाइटनिंग, यस, उसमें मैंडेट कराना से बहुत फायदा होता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बाद कई बार एंटीरियर वजाइनल वाले या पोस्टीरियर वजाइनल वाले नीचे की तरफ लेग्स होके नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है वजाइनल टाइटनिंग से, और हम उसकी जो वॉल्स हैं उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, वजाइनल वॉल्स को। तो हम काफ़ी लेवल तक, जो बहुत स्टार्टिंग वाला प्रोलैप्स होते हैं एंटीरियर वजाइनल वॉल या पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को, उसको ठीक कर पाते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? हाँ, तो वजाइनल टाइटनिंग जो है ना, उसके बहुत सारे मतलब है। एक तो हम करेक्शन के लिए भी कर रहे हैं, दूसरा है कि मुझे अपना प्लेजर के लिए भी मुझे करना है। मुझे लगता है कि या मेरे हस्बैंड को लगता है कि वजाइना जो है लूज है, अगर ये टाइट होती है तो सेक्सुअल प्लेजर ज्यादा अच्छा होता है। तो उसमें 2-3 चीजें हो सकती है। हम सिर्फ वजाइनल ओपनिंग को भी टाइट कर सकते हैं, तो उसमें फिलर्स डाल सकते हैं। हम सर्जिकल टाइटनिंग भी कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि थोड़ा हमें पूरी वजाइना को अंदर से भी उसकी वॉल्स को भी स्ट्रेंथन करना है, तो हम लेजर भी करते हैं, पीआरपी भी करते हैं, जिसको वजाइनल रेजुविनेशन प्लस टाइटनिंग भी बोलते हैं, कि अंदर हमने पीआरपी और लेजर किया और बाहर हमने सर्जिकली उसको टाइट कर दिया, या हमने उसमें फिलर डाल के उसको टाइट कर दिया। मैम, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी हाइमेनोप्लास्टी के बारे में, तो मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में जानने की। ये एक तो होता क्या है, ठीक है, दूसरा उसमें आपने करैक्टर सर्टिफिकेट की कुछ बात कही थी, तो क्या ये करैक्टर सर्टिफिकेट की कोई चीज़ है? देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हाइमन ही समझते हैं। हाइमन क्या है? तो वजाइना की जो ओपनिंग होती है, जहाँ से वो आउटर वर्ड से कनेक्ट होती है, उस ओपनिंग पे पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है। वो सब में अलग हो सकती है, कितनी उसका साइज, उसकी शेप, मतलब शेप तो सेम ही होगी, पर उसकी थिकनेस और उसकी ओपनिंग कैसी होगी बाहर की तरफ, वो सब अलग होता है। तो हाइमन जो होता है वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा परफोरेशंस होते हैं अलग अलग फॉर्म में उसमें, ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड और जो यूट्रस से आने वाला डिस्चार्ज है, सर्विक्स से आने वाला डिस्चार्ज है, वो बाहर निकल सके। ठीक है। आफ्टर पेनिट्रेशन, चाहे नॉर्मली आफ्टर पेनिट्रेशन, ये वजाइन जो हाइमन होता है ये काफ़ी ज़्यादा फट जाता है, मतलब इसकी ओपनिंग जो है बड़ी हो जाती है, टीयर हो जाता है, क्योंकि जो पेनिस के हिसाब से ये जो हाइमन होता है उसकी साइज के हिसाब से ये अपने आप से, हाँ, ये टीयर हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करने से भी टीयर हो सकता है, किसी और गेम में भी टीयर हो सकता है, किसी को सही तरह से कर टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप नहीं लगाया तो भी टीयर हो सकता है। मतलब दिस इज नॉट द वन थिंग, कभी कभी ये होता ही ऐसा है कि लगता है जैसे टीयर हो रखा है। तो हाइमन
एक नॉर्मल बॉडीली चीज है कि आपके बाल कर्ली है, मेरे बाल वाइट है, आप मेरा हाइमन अलग हो सकता है, आपका हाइमन अलग हो सकता है। बट लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत सारे तरीके ढूंढ रखे हैं लड़कियों की डिग्निटी को कम करने के लिए, हर बात में उनको जज करने के लिए। तो हाइमन उसका उनके ऐसे लोगों की सोच के लिए एक हथियार है जिसे वो यूज करते हैं ये बताने के लिए कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो या अच्छी लड़की हो। और मुझे लगता है कि गलती हमारी है कि हम इस टेस्ट में फर्स्ट आने के लिए या पास होने के लिए दौड़ रहे हैं। जिस दिन हम ये टेस्ट देना बंद कर देंगे उस दिन हाइमन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमने इंपॉर्टेंस दी हुई है क्योंकि हमें लगता है कि हमें टेस्ट में पास होना है, इस कंपटीशन में पास होना है। अदरवाइज हाइमन कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज भी अगर बहुत सारे रिचुअल्स में, बहुत सारे रिलीजन्स में रिचुअल है कि फर्स्ट नाइट को वाइट चादर डालेंगे, और मतलब जो फर्स्ट आफ्टर मैरिज जो है फर्स्ट नाइट को उनके यहाँ वाइट चादर डलेगी, और आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स उस पर ब्लड जो आता है उसको वो सारी दुनिया को दिखाते हैं, बाहर सुखाएंगे लोगों को बताने के लिए। हाँ, आज भी ऐसा होता है कि लोग चादर, वो पहले दिन की चादर बाहर सुखाई जाती है। और कुछ रिलीजन में तो डिवोर्स पेपर तैयार रखे होते हैं, अगर फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग नहीं होगी तो डिवोर्स पेपर साइन हो जाएंगे। तो मतलब दैट मीन्स कि आप वर्जिन नहीं थे, आपने चीटिंग की है। अच्छा। और लड़कों के लिए ऐसा कोई टेस्ट बनाया नहीं गया, उनको देना भी नहीं पड़ता है, बट लड़कियों के लिए ऐसे टेस्ट बनाए जाते हैं ताकि उनकी डिग्निटी को कम किया जा सके। तो उन लड़कियों को जो अपनी लाइफ में कभी अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करती हैं लेकिन सोसाइटी उनको फिर से धकेलना चाहती है उसी कन्वेंशनल थॉट के साथ, तो उन लड़कियों के लिए मजबूरी होती है कि वो कर रही है चीजें, कि उनको हाइमन रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ता है। इसको हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। ओके। और मैं इस टेस्ट को बिल्कुल नकारती हूँ और बिल्कुल इसको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट मैं नहीं मानती, और मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ। बट मैं जानती हूँ कि एक दिन में सब में वो हिम्मत नहीं आ सकती। हो सकता है आज से 10 साल बाद वो भी मेरी तरह बैठ के ये बात बोले, बट मुझे पता है कि हर इंसान की कंडीशनिंग अलग है। तो मैं कुछ भी चीज़ नहीं चाहती कि थोपी जाए, ये सोच भी नहीं थोपी जानी चाहिए कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो साथ में ये सोच भी नहीं थोपी जानी चाहिए कि नहीं आपको मेरे हिसाब से ही सोचना पड़ेगा, जो जैसे कंफर्टेबल है। मैम, एक वर्ड है जी स्पॉट, इसके ऊपर मीम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, लोग बहुत कुछ दिखता भी है अगर हम देखें सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो क्या जी स्पॉट स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म इंक्रीज होता है, बढ़ता है? देखो, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा जी स्पॉट एक्चुअल में बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ज़्यादातर ये मेंटल है ना। लेकिन हाँ, बहुत सारी बुक्स में मैंने भी पढ़ा है और ऐसे देखा है कि इस पॉइंट पे को जी स्पॉट कहते हैं, फीमेल में ये जी स्पॉट होता है, मेल में ये जी स्पॉट होता है। बट फिजिकली इन चीज़ों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये सारा एक मेंटल गेम है। ऑर्गेज्म अच्छा होगा, खराब होगा, ये सारा हमारी मेंटली हम जितना सोचते हैं, जितना इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस में, उस पर फर्क पड़ता है। पर हाँ, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग जी स्पॉट एनहांसमेंट भी होता है। अच्छा। और लोग कहते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है, बट मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपके दिमाग में प्लेजर कितना होता है। तो जी स्पॉट एनहांसमेंट होता है जिसमें हम फिलर डालते हैं एंटीरियर वेजाइनल वॉल में, और उस पॉइंट पे ताकि फ्रिक्शन को बढ़ा सकें। तो ऐसा माना जाता है कि इससे ऑर्गेज्म एनहांस होता है, और ऐसा लोगों ने रिपोर्ट भी किया है कि ऑर्गेज्म एनहांस होता है। तो हमने वेजाइनल प्लास्टी की बात की है, हमने हेमिनोप्लास्टी की बात की है, मुझे शायद प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, एक लेबियोप्लास्टी भी होता है ना, तो वो कितना ज़रूरी होता है? देखो, लेबियोप्लास्टी फिर मैंने कहा कि अगर प्रॉब्लम है और वो आपके लिए सोल्यूशन बन के आ रहा है तो ये जरूरी है। और अगर सिर्फ इसलिए करा रहे हो कि मतलब ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अच्छा नहीं लगता है अपने लेबिया को देखना, जैसे कि ओल्ड एज में थोड़ा सा जब एज बढ़ती है तो लेबिया जो पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशी दिखता है वो बहुत फ्लैसिड सा, बहुत ऐसे लगता है कि स्किन उसकी बिल्कुल जैसे लगता है कि उसमें मतलब फ्रेशनेस चली गई है, यूथफुलनेस चली गई है, बिल्कुल फ्लैसिड स्किन, ऐसे बहुत ढीली सी स्किन लगती है। तो कई लोग उसमें नैनोफैट इम्प्लांट वो करा लेते हैं, मतलब इम्प्लांट डलवाते हैं, या उसमें नैनोफैट को उसमें मतलब इम्प्लांट ही बोलूँगी, मतलब या डलवाया, या फिर आपने इसमें ये आपका फिलर होता है, फिलर्स आपने इंजेक्ट करा लिया, नैनोफैट करा लिया या फिलर्स करा लिया, जिससे उसको वापस आप एक शेप दे पाते हो। दूसरा लेबिया माइनोरा जो होता है, जो इनर लीफ ऑफ जो लेबिया है,
वो कभी कभी उनकी शेप बहुत अजीब होती है, हालांकि सब कुछ नॉर्मल है। अजीब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल है, लेकिन वो आपके लेबिया मेजोरा से इतनी बाहर आते हैं कि आप कभी भी टाइट क्लोथिंग पहनते हो, आप जिम में जाते हो तो फ्रिक्शन होता है, आपको बार बार वो इतना ज्यादा लगता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उसकी। तो वो सेंसिटिव स्किन बार बार आप किसी जगह पे बैठे हो, थोड़ी टाइट कपड़े पहन के बैठे हो, तो वो बार बार फ्रिक्शन हो रहा है, वो पेन कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग भी होती है। तो ऐसे में कई बार हमें उसको काट के छोटा करना पड़ता है ताकि वो लेबिया मेजोरा के अंदर रहे। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले प्यूबिक हेयर बहुत कॉमनली मिलते थे और वो एक शील्ड का काम करते थे, बफर का काम करते थे। अब प्यूबिक हेयर कम होने से एक लेयर तो कम हो गई है, तो हमारी स्किन ज़्यादा एक्सपोज हो गई है आउटर एनवायरनमेंट से। तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो भी आप जो हम जिस चीज़ पे बैठे हैं, तो उसका असर डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़ता है। तो उस वजह से अब वो चीज़ें दिखाई देने लगी हैं और उनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी हैं। तो इसके अगर हम बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की बात करें, उस पर अगर आप देखो, मैंने कहा कि अच्छा उसको लगेगा जिसको वो प्रॉब्लम दे रहा था। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहा था तो उसको बाद में भी पता नहीं चलेगा। दो प्रॉब्लम है कि मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रहा है, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वजह से मेरे रूटीन में थोड़ा सा मुझे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर कोई ऐसी चीज है कि जो आपके डेली रूटीन में कहीं ना कहीं आपको कुछ अड़ंगा देता है, जिसकी वजह से आपको एक काम कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो वो लिमिटेशंस हैं वो बन रही है आपकी, तो वहां आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी वो लिमिटेशंस खत्म हो रही हैं। कुछ ये होता है कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां भी आपके दिमाग में अगर कुछ फंसा हुआ है कि नहीं यार ये ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है करा के छुट्टी करो। ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, कोई ड्रॉबैक तो कुछ ऐसा नहीं है, छोटी सी चीज है, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाती है। आप पीरियड्स के बाद वाले टाइम में आई, क्योंकि उस वक्त आप क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग्स वगैरह नहीं कर पाते हैं, पट्टी नहीं बांध पाते हैं, तो थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमेशा पीरियड्स के बाद करते हैं। और थोड़ी सी दिक्कत ये होती है क्योंकि ये डिपेंडेंट एरिया है, तो हल्का सा ज्यादा टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, पेशेंट बड़े खुश होते हैं बाद में। तो क्या आप रिकमेंड करोगे इस चीज को? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता ना सामने वाले को ये कितना परेशान कर रहा है, मेंटली हो या फिजिकली हो। अगर कर रहा है परेशान तो प्लीज डू कम, मैं ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मैम, जैसे सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का डर रहता है और स्पेशली पीरियड्स में कुछ ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है इसमें? ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्मल जितनी प्रिकॉशन एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी पड़ती है, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत एक्सपोज्ड भी नहीं है इन्फेक्शन के लिए, तो ऐसा नहीं है। पीरियड्स आने में क्या होता है कि पैड लगाते हैं, थोड़ी देर ब्लड रहता है, तो वहाँ पे थोड़ी वेटनेस रहती है, जिससे थोड़ी सी रिकवरी में प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर सर्जरीज हम प्रेफर करते हैं कि जब हमारे पीरियड्स ओवर हो जाए उसके बाद हम करें, ताकि हमें करीब 3 to 4 वीक्स का एक मतलब पीरियड मिल जाता है जहाँ पे हमारा ये रिकवरी आराम से हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि यूरेथ्रा पास में, यूरिन पास करने के लिए आपको उस ओपनिंग को खुला छोड़ना है, क्योंकि पीरियड्स हो रहेंगे पर यूरिन तो आप दिन में 3 to 4 टाइम पास करते हो, तो आप इसमें कोई बैंडेज नहीं लगाते हो, कोई पट्टी नहीं लगाते हो। लेकिन इस एरिया की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, सो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, मतलब हीलिंग काफी फास्ट होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, टाइमली एंटीबायोटिक खा रहे हो, प्रॉपर जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई बहुत अलग से प्रिकॉशन लेनी है। इसकी कुछ मतलब कुछ चीज़ों में ये खराब भी है कि मैं पट्टियाँ नहीं बांध पा रही हूँ, मैं उसको प्रॉपर कवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ में ये कि इसकी एरिया सेंसिटिव है और रिकवरी भी फास्ट होती है। सपोज कोई वर्किंग वुमन है और सर्जरी के बाद, क्योंकि थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है रेस्ट का, तो वो कितने टाइम के बाद वापस वर्क पे जा सकते हैं फिर? डिपेंड करता है, जैसे हाइमेनोप्लास्टी तो डे केयर प्रोसीजर है, आप अभी आते हो ऑफिस में 2-3 घंटे बाद आप वापस जाके सिटिंग वाले काम आराम से कर सकते हो, कुछ एक छोटी मोटी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। लेबिया प्लास्टी में आपको 1-2 दिन का थोड़ा सा पेन हो सकता है, तो वही पेन इन्फ्लेमेशन के लिए 2-3 दिन बाद, डाउन टाइम इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी आप अगर वजाइनल रिजुविनेशन करा रहे हो, ओ शॉट करा रहे हो या आप लेजर करा रहे हो, उसमें तो आप आएंगे ऑफिस टाइम में, लंच टाइम में आपने कराया, वापस जाके बैठ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो सिवाय लेबिया प्लास्टी में आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। बाकी किसी प्रोसीजर में तो आपको छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट ये प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं या फिर सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर दोनों होती हैं इसमें? देखो, ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोसीजर आप कर रहे हो। कुछ प्रोसीजर्स में प्लास्टिक सर्जन के साथ करते हैं जहाँ में कुछ क्रिएट करना होता है। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जैसे ट्रांस लोग जो कराते हैं, तो उनको वजाइना क्रिएट करानी है या कुछ ऐसा ऑपरेशन कराना है, तो मैं प्लास्टिक सर्जन के साथ ही करना पसंद करती हूँ। कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है, कि जैसे अगर लेबिया प्लास्टी, उसमें प्लास्टिक सर्जन की जरूरत नहीं है। हाइमेनोप्लास्टी है वो गायनेकोलॉजिस्ट वाली जो मेरा है, और जो मेरी अभी कॉस्मेटिक गायने की ट्रेनिंग है
वो दोनों मिला के एक गायनेकोलॉजिस्ट प्लस कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की ट्रेनिंग दोनों मिला के हो मैम जाता जैसे है। अभी आपने बोला, तो आजकल जैसे कि किसी को मेल से फीमेल बनना हो, फीमेल से मेल बनना हो, तो उसमें भी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट का काम होता है? हाँ, उसमें लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के साथ में होता हाँ, है। तो अगर उसमें हम जो भी क्रिएट करते हैं ओके। तो सर्जरी में हम मिलके करते हैं कि वजाइना तो अगर उसमें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट का क्या मेन जैसे रोल क्या होता है? जैसे वजाइना बनानी है तो हाँ उसको जी। उसकी शेप के हिसाब से डिजाइन करना है। तो ओके। उसके कि हम पूरा क्लिटोरिस और ये सब तो नहीं बना सकते ना, हाँ तो हमें जी। तो सिर्फ एक होल बनाना है। हाँ तो जी। उस चीज में दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमें ब्लैडर भी बचाना है, हमें पीछे एनएस भी बचानी है, और हमें उस स्पेस को यूज भी करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक तो है। यह सर्जरी हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट और प्लास्टिक प्लास्टिक सर्जन मिलके सर्जन करते हैं। मिलके प्रेगनेंसी के बाद मैम फैट आ जाता है, जो हमारा वेजाइना तो ठीक रहता है, लेकिन वेजाइना के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे, तो क्या वो उसमें भी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, काम देखो, करते हैं? जैसे आजकल एक बड़ा अच्छा वो टर्म चल रहा है जिसको लोग मम्मी मेकओवर कहते हैं, कि अच्छा। मदर के बाद, जैसे आप डिलीवरी के बाद कुछ टाइम बाद जब आप फीड कराते हो तो आपकी ब्रेस्ट भी जो है थोड़ी सैगिंग हो जाती है, हाँ ब्रेस्ट जी। की भी बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। आपकी जो ये वाला पूरा एरिया, जो नीचे वाला एरिया होता है, अब बेली का जो सबसे नीचे वाला एरिया है, हाँ जी। वो वाला पार्ट बहुत हैवी हो जाता है और वहाँ पे फैट फैट डिपॉजिट हो हो जाता जाता है। है। तो इन सभी मम्मी मेकओवर में फिर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन मिलके हम लोग मम्मी मेकओवर करते हैं, ओके। जिसमें हम सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट को भी फिक्स करते हैं। अच्छा। उसमें हम स्ट्रेच मार्क पे भी काम करते हैं, जिसमें हम पीआरपी भी करते हैं, लेजर भी करते हैं, और भी बहुत अच्छा। सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। रिसरफेक्स। हमारे पास एक मशीन है जिसके थ्रू हम करते हैं। इसके अलावा टमी टक, अगर बहुत ज़्यादा स्किन सैग हो जाती है और बहुत ज़्यादा फैट अगर नीचे की तरफ बेली के बिल्कुल नीचे आ जाता हाँ है, जी। हाँ जी। तो उस एरिया में या मॉन्स प्यूबिस के अराउंड फैट आ जाता है, तो हम लाइपोसक्शन और टमी टक करके उसको निकाल भी देते निकाल हैं। लेते हैं। तो जैसी डिमांड होती है, बट हाँ, हम वापस आपको उस शेप में लाने में, आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, कि मतलब बहुत से लोग तो इस चक्कर में बच्चे नहीं करते कि शेप खराब हो शेप जाएगी, खराब हो जाएगी, तो हम बिल्कुल। पूरी मदद कर सकते हैं आपको वापस से वैसा दिखने वैसा में। मैम जैसे पेशेंट्स की हम बात ही कर रहे थे, अगर किसी को आपके पास आना है तो आपको सबसे पहले उनके डिटेल्स क्या, किस किस डिटेल की जरूरत पड़ेगी पेशेंट की? देखो, जैसे सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली 18 साल से ऊपर के ही पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो अगर आप एडल्ट हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं। 18 साल से ऊपर हैं तो आपकी खुद की कंसेंट भी उतनी ही वैलिड है, क्योंकि जो भी हम प्रोसीजर करते हैं वो आपकी कंसेंट से ही करते हैं। लेकिन अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को या गार्जियन को लेकर आना होगा, जिनकी कंसेंट ज़रूरी होगी आपके किसी भी प्रोसीजर के लिए। यहाँ पर आपको मैं ये इंश्योर कर सकती हूँ कि यहाँ पर हमारी जो भी आपकी प्राइवेसी है, जो भी आपकी मतलब पेशेंट की जो आइडेंटिटी है, वो बिना आपकी मर्जी के डिस्क्लोज नहीं की जाती है। आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, और आपकी कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी जिस तरह की आपकी मतलब इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर आपका नहीं हो, आपकी हर उस चीज़ की हम रेस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, आप बिना आपकी कंसेंट के आपकी कोई भी चीज़ को हम पब्लिश नहीं करते, किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपने यहाँ पे क्या कराया, क्या नहीं कराया, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, ये आपके और आपके डॉक्टर के बीच में ही रहता है। तो आपको यहाँ पे आने के लिए आपके डॉक्टर से पहले आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कराना है, कंसल्टेशन बुक करानी है। आप अपने डॉक्टर के बाहर आप जो भी बताएं, पर आप अपने डॉक्टर के सामने आप अपनी बात ये कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ डॉक्टर से बात करनी है, मैं आपको नहीं बताना चाहती मुझे क्या प्रोसीजर कराना है। तो अब वो आपको सीधे मेरे पास लेकर आ सकते हैं। बाकी कॉल पे आप अपनी टाइमिंग डिटेल्स ये सब दे सकते हैं। आधार कार्ड अगर आपके पास है, अगर कोई एज प्रूफ में कहीं हमें लगता है कि 18 साल का कोई मसला है, तो बेहतर है कि आधार कार्ड लेके आएं, कोई एज प्रूफ लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। मैम अभी हम जहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपका क्लिनिक बूमोंड, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। अच्छा, बोमोंड का मतलब होता है फैशनेबल या एलीट क्लास। उसके इसका नाम का मतलब है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ओके। और यहाँ पर मैं एज ए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और डॉक्टर आशुतोष मिश्रा एक प्लास्टिक सर्जन है। हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और हम मुझे मतलब अगर मुझे कुछ भी कराना है तो मुझे प्लास्टिक सर्जरी में सिर्फ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा पे ट्रस्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगा कि ही विल बी द बेस्ट पर्सन जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। तो हम लोगों ने ये क्लिनिक यहाँ पे स्टार्ट किया है। जो मैंने आपसे भी सारी बातें कही कि एज ए डॉक्टर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक नॉन जजमेंटल, हालांकि मैं काफ़ी फेमस भी हुई थी इसमें, बीच में बेटर इंडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे को काफ़ी वोटिंग वगैरह मिले थे एज ए नॉन जजमेंटल गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझ सकूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूँ, आपको जज किए बिना आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसको काफ़ी हद तक फुलफिल कर सकूँ। तो ग्रेटर कैलाश 1 में ये क्लिनिक है, E84 ग्राउंड फ्लोर में।
बोमोंट क्लिनिक के नाम से आप सर्च करेंगे, बोमोंट हेल्थ केयर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि एक बार आप यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बातें मैं बोल रही थी अभी तक, ये काफ़ी हद तक हम फॉलो करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप मेरे बारे में और भी ढूंढ सकते हैं गूगल पे। हाँ जी। तो हमेशा एक रहता है कि एज ए डॉक्टर मैं सोसाइटी में सिर्फ ऐसे नहीं जाना चाहती अपने आप को कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना है। मैं चाहती हूँ कि लोग अगर मुझे याद रखें तो इस तरह से कि कम से कम जेन्युइन डॉक्टर हैं, सही एडवाइस देती हैं, जज नहीं करती हैं। और मुझे लगता है कि मैं हर लड़की की कॉन्फिडेंस जर्नी में, एम्पावरमेंट की जर्नी में ना, मैं अगर इतनी सी भी हेल्प कर पाऊँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये ज़्यादा मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, बाकी लोगों से ज़्यादा। और आप आएंगे तो शायद उस खुशी में मुझे, मेरी भी खुशी में इजाफा होगा, शायद आपके कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट की जर्नी में मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी। आपने समय निकाला अपने इस बिजी शेड्यूल से हमारे पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण मैम।